नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज में अब हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम हाई कोर्ट और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है जो दोस्तों, जो पहला जो उच्च न्यायालय था उसका स्थापना कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद मुंबई में हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, मद्रास में हुआ था। दोनों एक ही तीनों जो उच्च न्यायालय है उसका जो गठन हुआ था एक ही वर्ष में हुआ था, 1862 में ही हुआ था। लेकिन जो डेट है वो अलग अलग था। कोलकाता का हुआ था 1 जुलाई को, मुंबई वाला हुआ था 14 अगस्त को, और मद्रास वाला हुआ था 15 अगस्त को। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक है दोस्तों। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है उल्लेख था भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक में था, उसी तरह जो उच्च न्यायालय है उसका जो उल्लेख मिलता है भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 214 में जो प्रावधान मिलता है वो है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, याद रखिएगा। जो प्रत्येक राज्य है उसका एक उच्च न्यायालय होगा। इसका जो प्रावधान मिलता है वो किसमें मिलता है? उच्च न्यायालय में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। देखिए, वर्तमान जो हमारे देश में है वो 25 उच्च न्यायालय हैं, और इसमें जो अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो हाँ दोस्तों, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये हो है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसा भी प्रावधान हमारे संविधान में है। इसलिए वर्तमान में जो है हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 231 के अनुसार सांसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है दोस्तों। ये सांसद नहीं है, ये संसद है, याद रखिएगा। यहाँ पे गलती से सांसद हो गया है, यहाँ पे संसद होगा। तो 2000 अनुच्छेद 231 के अनुसार जो है प्रावधान मिलता है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा अनुच्छेद 231 है इसके तहत हमारा संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि इसलिए टोटल 28 राज्य और इतना केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है 7, लेकिन हमारे जो उच्च न्यायालय हैं वो 7 ही हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक राज्य या एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है। इसलिए हमारे जो टोटल राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं वो 25 ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 215 की ओर। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये इसका जो प्रावधान मिलता है वो किसमें मिलता है? अनुच्छेद 215 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 216 पे आते हैं, उच्च न्यायालय का गठन। जो उच्च न्यायालय का गठन के बारे में प्रावधान मिलता है, जो हमारा उच्च न्यायालय है इसका जो गठन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 216 के तहत, याद रखिएगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस एक अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे। तो उच्च न्याय, जैसे मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या फिर मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट है, या कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होगी इसका निर्धारण हमारे राष्ट्रपति करेंगे, याद रखिएगा। चलिए संयुक्त उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। अब कहाँ कहाँ जो है वो संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो पंजाब अलग राज्य हो गया, हरियाणा अलग राज्य हो गया, और जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए, तीनों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की गठन की गई है। मुंबई हाई कोर्ट, जो मुंबई हाई कोर्ट है वो मुंबई महाराष्ट्र के लिए है, गोवा के लिए है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए जो है संयुक्त उच्च न्यायालय है। मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए है। कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए संयुक्त रूप से बनाई गई है। केरला हाई कोर्ट जो है वो केरल और लक्षद्वीप के लिए है, याद रखिएगा दोस्तों। केरल और लक्षद्वीप के लिए है। यहाँ पे देखिए नीचे हो गया है, आप याद रखिएगा। जो केरला हाई कोर्ट है वो
केरल और लक्षद्वीप दोनों के लिए है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड के लिए है। याद रखिएगा, जो गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी है, असम के लिए भी है और मिजोरम और नागालैंड के लिए भी है। और ये जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए है। याद रखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे वीडियो में कट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों के लिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड ये चारों स्टेट के लिए है। याद रखिएगा। अनुच्छेद 217 के तहत जो प्रावधान मिलता है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी योग्यता के बारे में, इनको पद से हटाने के बारे में जो प्रक्रिया है उसका जो प्रावधान मिलता है ये मिलता है अनुच्छेद 217 में। और नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है, याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो योग्यता होनी चाहिए या पद से हटाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका जो उल्लेख मिलता है ये अनुच्छेद 217 में मिलता है। अनुच्छेद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति प्लस सीजेआई प्लस राज्यपाल। याद रखिएगा दोस्तों। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति प्लस सीजेआई, राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय किसी भी, जैसे कि मान लीजिए पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय है, पटना हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय है, पटना जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस, जो पटना के जो मुख्य जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश चुनाएंगे उनको 3 जन मिलकर चुनेंगे, 3 लोग मिलकर चुनेंगे। राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, और राज्य के 2 राज्यपाल हैं वो, ये तीनों मिलके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की करेंगे का चुनाव करेंगे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी, उच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस इंडिया, राज्यपाल और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो चारों मिलकर करेंगे। याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसको राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो और राज्यपाल मिलकर चुनेंगे। और जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो राज्यपाल, और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो ये चारों मिलकर चुनेंगे। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 219 की ओर। तो अनुच्छेद 219 में शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो जो अनुच्छेद 219 में जो उल्लेख मिलता है ये न्यायाधीशों का जो शपथ है इसके बारे में उल्लेख मिलता है। और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति होगा वही शपथ दिलाएगा किनको, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब योग्यताएं पे आते हैं। योग्यताएं में तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो सबसे मुख्य योग्यता है वो है कि भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही है, भारत का नागरिक आपको होना ही है, ये तो सबसे पहला योग्यता होना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो या किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो हाँ दोस्तों, कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, या 10 वर्षों तक वो एडवोकेट, वकील या अधिवक्ता रह चुका हो किसी भी उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक राज्यों में भी रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपने पद पे 62 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया थी, सेम टू सेम वैसे ही जो न्यायाधीश की प्रक्रिया है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया है वो भी इसमें है कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए। तो अगर वो कदाचार करते हैं या अक्षमता या असक्षम है, अक्षमता के आरोप में इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है। याद रखिएगा, कदाचार और अक्षमता के आरोप में इन्हें पद से हटाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मैंने बताया था कि उसमें भी मतलब जब सुप्रीम कोर्ट वाले में हुआ था तो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 लोगों की क्या बोलते हैं 100 लोग इसके समर्थन में होने चाहिए, और राज्यसभा में अगर ये प्रस्ताव लाया गया है तो कम से कम 50 सदस्य इसके समर्थन में होने चाहिए। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाएगी। मान लीजिए लोकसभा में आता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उन पे जो आरोप हैं उनकी जांच की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के अध्यक्ष इन पे आरोपों की जांच की कार्रवाई करेंगे। याद रखिएगा। फिर संसद में चर्चा
होती है, चर्चा होने में कम से कम 14 दिन, चर्चा होने से 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीशों को सूचित करना आवश्यक है। हाँ दोस्तों, तो इस ये अगर किसी भी सदन में या फिर लोकसभा या राज्यसभा किसी में आता है तो इस पे चर्चा होगी सदन में, और चर्चा होने से कम 14 दिन पहले जिस न्यायाधीश पे आप महाभियोग लाए हैं उनको ये मतलब जानकारी सूचित करना होता है कि हम आप पे महाभियोग लाने जा रहे हैं, आपको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको 14 दिन पहले ये सूचित करना आवश्यक होता है। दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया है तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अगर दोनों सदनों से, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से अगर ये बिल पास हो जाता है, ये जो है आरोप सिद्ध हो जाता है, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 220 की ओर। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया है वह उसे उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है उसे उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, किंतु किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि मान लीजिए पटना हाई कोर्ट में वो जज रह चुका है, वो मतलब न्यायाधीश रह चुका है, परमानेंट जो है अस्थाई रह चुका है, तो वो पटना हाई कोर्ट में ना वो वकालत नहीं कर सकता है। अब पटना हाई कोर्ट को छोड़ के वो दूसरे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत कर सकता है। इसका जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 220 में मिलता है, याद रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 221 की ओर। तो अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में वर्णन है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है उनको। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और याद रखिएगा जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना उनको 2.5 लाख रुपये वेतन मिलता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,25,000 रुपये वेतन मिलता है, मासिक वेतन मिलता है। अनुच्छेद 222 में आते हैं तो न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण का उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 222 में मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, अगर एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर स्थानांतरण करना है, ट्रांसफर करना है, तो वो राष्ट्रपति ही के द्वारा ही होगा। राष्ट्रपति जो है अगर सलाह ले सकता है जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और उसके बाद ये स्थानांतरण कर सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 223 की ओर। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यहाँ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति का जो अति था, प्रावधान था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी था और ये हाई कोर्ट में भी है। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, अगर हाई कोर्ट का कोई जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए पटना जो हाई कोर्ट है इसके कोई जो है न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है वो अवेलेबल नहीं है, तो वहां के जो अन्य, अगर पटना हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में तत्कालीन नियुक्त कर सकता है। इसका जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 223 में मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद 224 की ओर। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर राष्ट्रपति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उनको 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति को लगता है तो वो जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का उससे विचार विमर्श करके मतलब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इसे नियुक्त कर सकता है। इसका जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 224 में, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियों पे और क्षेत्राधिकार पे। तो जो अनुच्छेद 225 में जो लेख मिलता है कि उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो ये रीट जारी कर सकते हो। ये रेट नहीं है दोस्तों, ये रीट है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये रेट नहीं है, ये है रीट। रीट जारी कर सकता है, रीट।
अभिलेखीय अधिकारिता, हाँ तो इसके पास अभिलेखीय अधिकारिता भी होती है, अपीलीय अधिकारिता होती है। इसमें अब आप कहीं भी मतलब सिविल कोर्ट से अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। न्यायिक समीक्षा, न्याय की समीक्षा का अधिकार भी जो है वो हमारे उच्च न्यायालय के पास है। तो याद रखिए टोटल जो है 5 अधिकार हैं। वो है रीट जारी करने का अधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, अभिलेखीय अधिकार और अपीलीय अधिकार और न्यायिक समीक्षा के लिए अधिकार। कोई भी जो कानून आया है तो उसको न्यायिक समीक्षा के लिए हमारा जो उच्च न्यायालय वो भेज सकता है। इसका जो अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 225 के तहत मिलता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 226 की ओर। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार, उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति जो है केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में तो रीट जारी कर ही सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रीट जारी कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे दी नहीं होगा, कर होगा, कर के बाद ये गलती से दी हो गया। हाँ तो दोस्तों उच्च न्यायालय को जो है रीट जारी करने का जो अधिकार है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय था इसको तो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे ही ये क्या रीट जारी करता था, लेकिन जो हमारा उच्च न्यायालय है इसको जो है ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में तो ये रीट जारी करेगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है अगर कानूनी आधिकारिक मामले का अलग उल्लंघन होता है, इसके मामले में भी हमारा जो उच्च न्यायालय है वो रीट जारी कर सकता है। दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार भी मिलता है इनको, किसके तहत? अनुच्छेद 226 के अनुसार, याद रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब हुआ इनके जो अधीन न्यायालय है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, ये सब जो जिसके उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं ये अधीनस्थ न्यायालय हो गए। अनुच्छेद 227 में प्रावधान मिलता है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षक करने का अधिकार। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो उच्च न्यायालय को है अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षक करने का जो अधिकार मिलता है वो किसके तहत मिलता है? अनुच्छेद 227 के तहत मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पे, जो अनुच्छेद 228 है। उच्च न्यायालय को अपने राज्य के सत्र न्यायालय में चल रही किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, तो उच्च न्यायालय है अपने राज्य में अगर सत्र न्यायालय में कोई भी मामला चल रहा है तो उसको अपने पास मंगवा सकता है कि आप ये जो मामला है आप मेरे पर ट्रांसफर कर दीजिए, इसकी सुनवाई हम करेंगे। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने की अधिकार प्राप्त है। सुनने का अधिकार प्राप्त है अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में। तो याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दे सकता है कि आप दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले हैं वो हमें दें, इस पे हम सुनवाई करेंगे। और प्रशासकीय अधिकार जो है, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। हाँ दोस्तों, तो जो उच्च न्यायालय है ये प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के क्रम में ये जो अधीनस्थ न्यायालय के जो पदोन्नति है, मतलब जो अति है, क्या उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं उसको प्रमोशन। हाँ तो पदोन्नति और छुट्टी जो होता है, जो छुट्टी होती है, इसके संबंध में जो नियम बनाने का जो अधिकार है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, वो अनुच्छेद 228 के तहत हमारे उच्च न्यायालय को भी प्रदान है। तो दोस्तों इसके साथ देखिए हाई कोर्ट का भी जो सारा था, जो इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद थे वो खत्म हो गए, और जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो भी मैंने खत्म करवा दिया दोस्तों। और इसके बाद मैं लाऊंगा संविधान संशोधन, और उसके बाद मैं संवैधानिक विकास को सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। बस अब 2 ही चैप्टर बचा है दोस्तों। इसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और स्टैटिक जीके स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।